Hello students, how do you do? In my last lecture, we have discussed about a process of rationalization. Now we have to move our next topic. This will be a surds and exponents. और सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर क्लासेस के लिए भी। हायर क्लासेस में आते हैं तो बच्चे बहुत बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस कर लेते हैं, बट होता क्या है कि अब देखते हैं कि बहुत बड़ा डेरिवेशन तो कर लिया, फिर लास्ट स्टेप पे जाके क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग सर्ट्स और एक्सपोनेंट्स को अच्छे से इस क्लास में अगर स्टडी नहीं करेंगे तो आगे की क्लासेस में हमें प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे क्या रहता है कि बच्चों के लिए यही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन जाती है। इसीलिए हम लोग सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के साथ फर्दर क्लासेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो बच्चों ने मेरे लास्ट लेक्चर से क्वेरीज पूछी हैं, जो उनको ये क्वेश्चंस बोला है कि सर इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करा दो। तो हम पहले सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स को पढ़ने से पहले इस लास्ट लेक्चर्स की क्वेरीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेरी क्या है। वो बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो लिखा हुआ है 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस के 1/√5 प्लस √2, इसे हमें रेशनल डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस दैट कि इसका डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबको रेशनलाइज कर लेंगे इंडिविजुअली। √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, अच्छा √5 का और √3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे हम साइन चेंज करके जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको रेशनलाइजेशन फैक्टर या कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 माइनस का √3, √5 माइनस का √3 प्लस 1/√3 प्लस √2, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √3 माइनस √2 माइनस 1/√5 प्लस √2, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिलेगा 2√5 माइनस का √3, नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो a² माइनस b² लगा देंगे फॉर्मूला। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस √2। यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है तो हम इसको भी डायरेक्टली फॉर्मूले में चेंज कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस का √2, नीचे फिर फर्दर फॉर्मूला बन रहा है तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको 2√5 माइनस का 2√3 डिवाइड बाई 5 माइनस का 3 प्लस √3 माइनस का √2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2 माइनस √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस का 2। यहां हमें मिलेगा 2√5 माइनस का √3 प्लस यहां हमें मिलेगा √3 माइनस √2, नीचे 1 मिलेगा तो 1 को हम नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहां मिलेगा √5 माइनस का √2 डिवाइड बाई 3। यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। √5 माइनस का √3 प्लस √3 माइनस का √2 माइनस √5 √2 डिवाइड बाई
3, √3 ने √3 को मार दिया। अब क्या होगा, यहां से √5 माइनस का √2 और यहां मिलेगा मुझे माइनस √5 माइनस √2 अपॉन 3। एलसीएम ले लेंगे, 3√5 माइनस का √2 माइनस का √5 माइनस का √2 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे 3√5 माइनस √2 है, यहाँ पे 1√5 माइनस √2 है। तो इसमें से 3 टाइम्स है ये वैल्यू, इसमें से 1 टाइम वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस का √2 डिवाइड बाई 3। यही क्या होगा, हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर किस में चेंज हो गया है, रेशनल डिनोमिनेटर हमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल्स टू √3 प्लस 2√2। स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 और हमसे पूछा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट में गिवन हो तो, और फिर इसके अंदर यहाँ पर कोई भी नंबर रूट में हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या तो अंदर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम फॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से x की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 बैठा हुआ है और यहाँ 2ab, अगर फॉर्मूला 2ab में होगा तो यहाँ पे 2 तो ये है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √2। अब b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 2ab हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको 3 को कैसे लिख देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2√2.1 x इक्वल्स टू, अभी तो ये स्क्वायर नहीं बना है, a स्क्वायर कैसे होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2.1। अब क्या बन गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट के अंदर से जब स्क्वायर होता है तो नंबर बाहर आ जाता है, तो x की वैल्यू √2 प्लस 1 हमें मिलेगी। x की वैल्यू √2 प्लस 1 हमें मिलेगी, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। उससे पहले हम 1/x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/x की वैल्यू मिलेगी √2 प्लस 1। अब इसको रेशनलाइज कर लो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। तो ऊपर बनेगा √2 माइनस 1, नीचे बनेगा √2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बनेगा √2 माइनस 1। तो 1/x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस 1। हमें निकालना है क्या, x² प्लस 1/x²। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू x की वैल्यू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का सिंबल दिया हुआ है, प्लस लगा देंगे। 1/x की वैल्यू √2 माइनस 1 है, तो अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a² b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस के 2ab। 2√2 ने 2√2 को मार दिया, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देख लेते हैं सर्ट्स। सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स कह रहा है कि इफ a इज अ रेशनल नंबर, यानी कि a अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि a मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। और n पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव है तो z प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे सर्ट्स क्या होते हैं, सर्ट्स हम समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। a is a rational number and n is a positive integer such that nth root of a is an irrational, means that कि a तो rational होना चाहिए
और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जो वैल्यू मिलेगी यानी कि a का जो nth रूट मिलेगा, a का nth रूट कौन होगा, a टू द पावर 1/n, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a। ये जो वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये वैल्यू अगर इरेशनल मिलती है तो इसी वैल्यू को क्या कहते हैं, हम सर्ड्स कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको सर्ड्स कहेंगे, और तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी a इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, a को रेडिकेंड, a को कहेंगे रेडिकेंड, और मेरे पास जो ये सिंबल बना हुआ है इसको कहेंगे रेडिकल सिंबल, और जो पूरी वैल्यू है इसको रेडिकल या सर्ड कहते हैं। यानी कि रेडिकल और सर्ड दोनों मीनिंग सेम होते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू n जो कि मैं पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर चुका हूं, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर या डिग्री ऑफ सर्ड बोलते हैं। उसको कहते हैं ये n जो होगा वो ऑर्डर या डिग्री ऑफ सर्ड होगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लिख भी रखा है कि n इज नोन एज डिग्री और ऑर्डर ऑफ सर्ड, और यहाँ पे a इज कॉल्ड एज रेडिकेंड। a को क्या कहेंगे, रेडिकेंड कहेंगे। एवरी सर्ड, अच्छा लास्ट समझ लेते हैं इस पॉइंट को, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। तो आप लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हो इरेशनल नंबर कौन से होते थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते थे। बट सर्ड्स कैसी होती हैं, सर्ड्स तो हमारे पास √2 that is a surd, √3 that is a surd, √5 that is a surd, cube root of 7 that is also a surd। इसलिए हम कह सकते हैं ये सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। सर्ड कैसी होती है, इरेशनल नंबर होती है, लेकिन मेरे पास जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा सर्ड नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे पास कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूं कि 2.3030030003, तो कैसा नंबर है, ये इरेशनल तो है, सर्ड नहीं होगा। ये सारे इरेशनल होंगे बट सर्ड भी होंगे, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सारे सर्ड्स इरेशनल होते हैं बट सारे इरेशनल नंबर सर्ड्स नहीं होते। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे बताइए जल्दी जल्दी कि सर्ड को, यहाँ सर्ड का डिग्री कितना है और रेडिकेंड कितना है। तो रेडिकेंड कौन होता है, जो अंदर बैठा होता है, अंदर कौन बैठा है, 7, और डिग्री कौन होती है, जो यहाँ पे लगी होती है, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड और डिग्री ऑफ सर्ड। तो यहाँ पे ऑर्डर या डिग्री कितनी है, 3। यहाँ पे रेडिकेंड कौन होगा, 5, डिग्री कितनी होगी, 4। यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका अंडरस्टूड मीनिंग है कि यहाँ पे कितनी डिग्री होगी, 2। दिस इज अ स्क्वायर रूट। अगर लिखा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी लिखा है तो ये हमारे पास कितना होता है, 2 होता है। तो इसका रेडिकेंड कितना है, 2, और डिग्री भी कितनी होगी, 2। तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर्ड्स के अंदर। नाउ द टाइप्स ऑफ सर्ड्स। टाइप्स ऑफ सर्ड्स, कितने टाइप की सर्ड्स होती है, अगर हम ये बात करें तो सर्ड्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ टाइप्स को मैं यहाँ पे आपको स्टडी कराऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो टाइप हम ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड्स, क्वाड्रेटिक सर्ड। दूसरे की जो बात करेंगे वो होगी क्यूबिक सर्ड्स, क्यूबिक सर्ड्स। थर्ड पे बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स। आगे बात करेंगे प्योर सर्ड्स, मिक्स्ड सर्ड्स, बाइनोमियल सर्ड्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स होंगी, बाइनोमियल सर्ड्स। सेवन होगी ट्राइनोमियल सर्ड्स, ट्राइनोमियल सर्ड्स। अब देखते हैं कि होते क्या है एक्चुअल में। क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है कि 2, यानी कि जिनकी डिग्री 2 होती है। हम कह सकते हैं ऐसी सर्ड्स जिनकी डिग्री क्या हो, 2। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, और √3, √5, √7 एंड सो ऑन। बहुत सारी हो सकती है क्वाड्रेटिक सर्ड्स।
इसी तरह से हम देख सकते हैं क्यूबिक सर्ट्स क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, तो यानी कि ऐसी सर्ट्स जिनकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। बिल्कुल सही, 3 होती है। तो मेरे पास इनकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3, और लिख सकते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 9 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हम यहाँ ले सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट का, कि अंदर अगर 2 का पेयर यानी कि एक 2 वैल्यू सेम मिलेंगी तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। सिमिलर वे में क्यूब रूट के अंदर 3 अगर नंबर बिल्कुल सेम है मल्टीप्लाई के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स, बाई क्वाड्रेटिक ऐसे नाम से पता चल रहा है, बाई माने 2 और क्वाड्रेटिक लगा हुआ है, तो 2 into 2 4 हो गया। तो बाई क्वाड्रेटिक सर्ट्स आर दोज सर्ट्स व्हिच हैव द डिग्री इक्वल्स टू 4। तो एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं 5 to the power 1/4, 6 to the power 1/4, और so many टर्म्स इसमें यानी कि so many सर्ट्स इसमें हो सकती है, 7 एंड डॉट 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 सो ऑन। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक के बाद में ऐसी भी सर्ट्स होंगी जिनकी डिग्री 5 होगी, जिनकी डिग्री 6 होगी, जिनकी डिग्री 7 होगी, यानी कि बहुत सारी सो मेनी सर्ट्स हो सकती हैं। यानी कि इतने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि और भी सर्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्योर सर्ट्स की। तो प्योर सर्ट्स क्या होती हैं, ऐसी सर्ट्स जिनका कोई भी रेशनल कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्या, कैसी सर्ट्स, जिनका कोई भी रेशनल कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसी सर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी सर्ट्स को क्या कहेंगे, प्योर सर्ट्स कहेंगे। तो प्योर सर्ट्स में हम देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं डेफिनेशन, कि नो रेशनल फैक्टर, ऐसी सर्ट्स जिनका कोई भी रेशनल फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए √2, क्यूब रूट ऑफ 5, 4th रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन। ठीक, मिक्स्ड सर्ट्स, या इसका मतलब है कि प्योर का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा मिक्स्ड सर्ट्स। इसका मतलब क्या होगा, जिनका कोई ना कोई एक रेशनल फैक्टर हो। तो वो वाली सर्ट्स क्या कहलाएंगी, वो सर्ट्स कहलाएंगी मिक्स्ड सर्ट्स। जैसे कि 2√3, 2 इज अ रेशनल, √3 इज अ इरेशनल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक इसका कैसा फैक्टर है, रेशनल फैक्टर है, तो कैसी सर्ट्स होगी, मिक्स्ड सर्ट्स। लिख सकते हैं आगे 5√3 लिख दो, 3√11 लिख दो, बहुत सारी सर्ट्स हम यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा मिक्स्ड सर्ट्स। बाइनोमियल सर्ट्स, बाइनोमियल सर्ट्स से पहले हम समझ लेते हैं मोनोमियल सर्ट्स। तो मोनोमियल सर्ट्स वो होती है जिनमें केवल सिंगल टर्म होती है, जैसे कि √2, √3, √4, √5। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल सर्ट्स की। तो बाइनोमियल सर्ट्स जैसे नाम से पता चल रहा है, बाई मींस 2, नोमियल मींस टर्म्स, तो यानी कि ऐसी सर्ट्स जिनमें कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2√3, 2 + √5, √3 + √5 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ट्राइनोमियल सर्ट्स कौन सी सर्ट्स होती हैं, ट्राइनोमियल सर्ट्स वो सर्ट्स होंगी, ट्राई मींस 3, नोमियल मींस टर्म्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी सर्ट्स जिनमें कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। तो 3 टर्म्स होंगी, तो √2 + 5 + का √3, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। तो ऐसी सर्ट्स जिनमें 3 टर्म होती है उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल सर्ट्स कहते हैं। नाउ द कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। लोअर क्लासेस में छोटे छोटे नंबर्स हमें दिए होते हैं, और उनके कंपैरिजन हम कैसे करते हैं कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। तो वहां पे तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर छोटा होगा कौन सा नंबर बड़ा होगा। बट अगर हमें सर्ट्स के अंदर कंपैरिजन करना हो तो हम किस तरह से सर्ट्स का कंपैरिजन करेंगे। तो पहली कंडीशन जो हमारे पास रहेगी कि अगर मेरे पास 2 सर्ट्स हैं, अगर मुझे क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। अगर 2 सर्ट्स को मुझे कंपेयर करना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो कंपेयर करने के लिए दोनों सर्ट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप पूछोगे सर अगर जिन सर्ट्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको क्या हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे कि उनका अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका ऑर्डर सेम बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। तो क्या होगा, फ्रॉम दीज टू दैट विल बी लार्जर,
इन अगर मेरे पास दो सर्ट्स हैं, उनका ऑर्डर सेम है, तो उनमें वो वाली सर्ट्स लार्जर होगी जिसका रेडिकेंट बड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, √5 और √2 मेरे पास दो सर्ट्स लिखी हुई हैं। अब हम देखते हैं दोनों का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर तो मेरे पास 2 है, ठीक। अब हम देखेंगे 5 और 2 में जब ऑर्डर सेम है तो रेडिकेंट 5 और 2 में कौन बड़ा है, तो 5 और 2 में 5 बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ √5 को बड़ा कह देंगे। अगर मेरे पास लिखा हुआ है √7, यहाँ लिखा है और √11, अब ऑर्डर सेम है, 7 और 11 में कौन बड़ा होगा, ऑर्डर कितना हो गया इसका 3, 7 और 11 में कौन बड़ा होता है 11, इसलिए कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है √5 और यहाँ लिखा है √7। अब तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो टेंशन ना लो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम समझते हैं कि सबसे पहले अगर ऑर्डर सेम नहीं होता है तो ऑर्डर को किस तरह से सेम बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जितना ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 5⁻⁴ और यहाँ लिख सकते हैं 7⁻⁴। तो हम क्या करेंगे, 1/3 और 1/4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 1/3 और 1/4 का एलसीएम ले लिया, कितना हो जाएगा 12, तो 3 4s are 12 और 4 3s are 12, ठीक है। अब जितना भी डिनोमिनेटर में लिखा है उस पावर को एकदम बाहर लिख देते हैं 1/12 और ऊपर वाली पावर को ऊपर ले देते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में कितना हो जाएगा, 4/12 कितना होता है 1/3 होता है, इसलिए ये और ये बिल्कुल सिमिलर है। अब यहाँ कितना लिखेंगे 1/12 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3, अब 5 की पावर 4 कितना होता है 625 और पावर कितनी 1/12 और यहाँ पे 7 की पावर कितनी 3 कितनी होती है 343, पावर कितनी 1/12। अब देखो मैंने क्या कर लिया है, दोनों सर्ट्स का जो ऑर्डर है वो सेम कर लिया है। अब मैं देखूंगा किसका रेडिकेंट बड़ा है, रेडिकेंट मेरे पास बड़ा है ये वाला, इसी तरह से हम कहेंगे कि ये नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। नाउ अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें भी ये जो वैल्यू हमें दी हुई है, अब यहाँ पे सर्च मुझे गिवन है, तो इसको कैसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो आप लोग करेंगे, ये दोनों मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है, नहीं है तो क्या करेंगे, बना लेंगे ना। कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसा लिखते हैं 2 की पावर 1/3, यहाँ लिख सकते हैं 5 to the power 1/4 और 4 to the power 1/12। अब क्या करेंगे 3 4 और 12 का क्या ले लेंगे 1/3 1/4 1/12 का एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम में मिलेगा, यहाँ 4 यहाँ 3 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं और इसको अंदर लिख लेंगे, तो 2 to the power 4 to the power 1/12, 5 to the power 3 to the power 1/12 और यहाँ पे 4 to the power 1 to the power 1/12। अब 2 to the power 4 कितना होगा 16 to the power 1/12, 5 to the power 3 कितना 125 to the power 1/12, 4 to the power 1/12। अब हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें सबसे बड़ा रेडिकेंट ये है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम हो चुका है, तो रेडिकेंट हम देख लेंगे। अगर ये सबसे बड़ा तो इनमें ये हम सबसे बड़ा कहेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे कौन सी मिलेगी 5 to the power 1/4 के करस्पॉन्डिंग मुझे मिलेगा ये वैल्यू, तो ये सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन है, ये है, ये वैल्यू मिलेगी √2। देन जो रेस्ट बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है 4 to the power 12 लिखा 1/12 लिखा हुआ है, तो यानी कि 12√4, ये मेरे पास आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखेंगे। अभी यहाँ तो ये कैसे फ्रैक्शन आ गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए, तो
तो टेंशन नहीं लो, मिक्स फ्रैक्शन भी बहुत सिंपल है। तो करना क्या है कि यहाँ पे 2 बाहर लिखा हुआ है। 2 बाहर कब आया होगा, जब 2 के हमें 3 पेयर्स मिले होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्यूब रूट ऑफ 10 और 2 को अंदर भेज देंगे तो 2 की पावर 3 अंदर जाएगी, क्योंकि 3 बार अगर 2 अंदर होगा 3 टाइम्स तभी बाहर आएगा 1 टाइम। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पे डिग्री 2 है तो 3 कितने बार अंदर जाएगा, इसमें 2 टाइम्स अंदर चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे 7 × 3 की पावर 2, और यहाँ कितना लिखा हुआ है, ओनली 3 लिखा हुआ है, √3। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ 80, यहाँ से कितना मिलेगा 63, यहाँ से 3। इन दोनों में तो हमें पता ही चल रहा है कि उनका ऑर्डर सेम है, तो ये वाला बड़ा होगा, बट इसका तीनों का कंपेरिजन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे 1/3 1/2 1/2 क्या ले लेंगे, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ पे भी मुझे 3 मिलेगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80, डिनोमिनेटर को बाहर लिख लेंगे और 80 की पावर 2 1/6, 63 की पावर कितना 3, बाहर कितना लिखेंगे 1/6 और 3 की पावर कितना 3, बाहर कितना होगा 1/6। 80 का स्क्वायर 6400, 1/6, 63 की क्यूब कितनी होगी 63 की क्यूब कितनी होगी 250047 टू दी पावर 1/6, 3 की पावर है 1/6। अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे 6400, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा सबसे छोटा ये। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, देन 2 cube root of 10, then √3 is the answer. Now the exponents. एक्सपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस टॉपिक का यूज़ हम हायर क्लासेस में देखेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिर हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो एक्सपोनेंट्स का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ होगा। और जो बच्चे इस टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं तो वो हमेशा इस टॉपिक में परेशान और उलझे हुए रहते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को यहाँ पर ही क्लियर कर लें। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स हमें ये बताता है कि किसी भी कैलकुलेशन के अंदर कोई नंबर कितनी बार यूज हो रहा है, यानी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में। It means that कि the exponent of a number says how many times to use that number in a multiplication। जैसे कि कोई नंबर मेरे पास है वो मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार यूज हो रहा है, ये कौन बताएगा, एक्सपोनेंट बताएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 2 to the power 5, 2 to the power 5 अगर लिखा है तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होगा 2 × 2 × 2 × 2। इसका मतलब क्या है हुआ कि 2 मेरे पास 5 टाइम्स यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, 5 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे 2 to the power 5 जो लिखा है, तो जो यहाँ पे 2 को क्या हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट या इंडेसिस कहेंगे। ठीक, तो एक्सपोनेंट्स को बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं विदाउट टेंशन। बस एक्सपोनेंट्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स पता होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो आइए देख लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट देखिए, हमारे पास कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो अब याद रखें, अब आप पूछेंगे सर क्या हमारी मम्मी की पावर 0 होगी तब भी आंसर 1 आएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 1 ही आएगा। क्या सर आपकी पावर 0 होगी तब भी 1 ही आएगा, हाँ भाई 1 ही आएगा।
और अगर मेरे पास मैं कहूँगा आपकी पावर 0 तब भी 1 ही आएगा, इस पेन की पावर 0 तब भी 1 आएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास बहुत बड़ा डब्बा हो और डब्बे में कुछ डाल के रख दो, डब्बे का इट मीन्स दैट कि बहुत बड़ा अगर ब्रैकेट हो यानी कि उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हो और पावर कितनी लगी हो 0 लिखी हो, तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम हम क्या करेंगे, उसका आंसर कितना लिख देंगे 1। ठीक है, उसका आंसर आएगा 1। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पापा की पावर 0, मम्मी की पावर 0, आपकी पावर 0, मेरी पावर 0, इस मार्केट की पावर 0, हमेशा आंसर क्या होगा 1 ही होगा। हाँ भाई 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखेंगे किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1 होगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे a की पावर m है, यानी कि a कौन है बेस, और यहाँ पे सेम नंबर एक और है जिसकी पावर क्या है m है। अगर दोनों नंबर की पावर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे क्या सर ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, नहीं, यहाँ पे हम ये डिवाइड के लिए भी वैलिड है। अगर a टू दी पावर m लिखा है और b टू दी पावर m लिखा है तो हम कह सकते हैं a बाई बी होल टू दी पावर m। ठीक, फोर्थ क्या रूल क्या कहता है इसका, रूल्स को ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल यानी कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं वैसे याद करें, हम रूल्स को कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फोर्थ पॉइंट पे हम कह सकते हैं अगर कोई नंबर है उसकी पावर m है और फिर फर्दर पावर n है तो इसकी जो होल पावर होगी सॉल्यूशन के बाद, तो हम पावर के ऊपर अगर पावर लगा होगा तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, फिर प्रॉपर्टी कहती है, देखो ऊपर क्या था, वहां पे बेस अलग अलग थे, पावर सेम थी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पावर अलग अलग होंगी और बेस सेम होगा। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। और ऐसा ही एक रूल डिवीजन के लिए भी वैलिड होगा। अगर मेरे पास बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं तो डिवीजन में पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे एक कंडीशन और याद रखें कि a की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ऊपर वाले में एक कंडीशन ध्यान रहे कि a की वैल्यू क्या नहीं होगी 0 नहीं होगी। और एक पॉइंट लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास a1 टू दी पावर m है, यानी कि किसी भी एक्सपोनेंट को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर पे नेगेटिव साइन आ जाता है। ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये रूल्स बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप एक दो बार क्वेश्चंस लगाएंगे, हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये अपने आप ही आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस के किस तरह से हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 इंटू 18 a टू द पावर 3 डॉट b टू द पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर्स का नंबर्स में, 18 3 जा 54, a टू द पावर 4 है, a टू द पावर 3 है। देखो दो सारे नंबर मल्टीप्लाई में और बेस क्या है सेम है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, इसलिए 4 + 3 कर दिया। अब b और b इन दोनों का भी बेस सेम है, इनकी भी पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो मेरे पास आंसर क्या होगा 54 a टू द पावर 7 b टू द पावर 8। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 a टू द पावर 7 b टू द पावर 6, बट ये नंबर कैसे है डिवाइड में है तो कैसे लिख लो 3 a टू द पावर 7 b टू द पावर 6, और यहाँ पे लिख सकते हैं 18 a टू द पावर 6 b टू द पावर 8। तो 3 6 आर 18। अब देखेंगे पावर मैंने बताया था बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम क्या लिख करते हैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a की पावर 7 माइनस 6 अपॉन ये वाला 6 बचा हुआ है, और b मैंने बताया था कोई भी पावर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या पावर्स कैसी हो जाती है नेगेटिव। मान लीजिए 8 को मैंने यही रहने दिया, 6 को नीचे लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 1, और a की पावर 1 a ही होता है 6 और b की पावर 2। दिस इज द आंसर। ठीक, अब आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3
इन ब्रैकेट a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 की होल पावर 10 इंटू 5 a टू द पावर 2 b टू द पावर 2 की होल पावर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे होल पावर यानी कि पावर्स के ऊपर पावर्स लगी हो, पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो हम क्या करते हैं, पहले पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे a टू द पावर 40 और b टू द पावर 30 और 5 का मल्टीप्लाई 5 इंटू a की पावर 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा a की पावर 6 और b की पावर 6। तो 3 5 आर 15, a टू द पावर 40 प्लस 6 पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं और b टू द पावर 30 प्लस 6 यानी कि 15 a टू द पावर 46 और b टू द पावर 36, यही आंसर होगा। तो इसी तरह से आप बहुत सारी क्वेश्चंस इसी वे में लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है x की पावर a अपॉन x टू द पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ भी बेस सेम है, x टू द पावर कितना हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा और b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे करेंगे कितना x टू द पावर c माइनस a की होल पावर c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब पावर्स के ऊपर पावर्स होती है मेरे पास, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, अब हम लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है कि ये तो एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। जिन्होंने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन ना लें, अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें ये फॉर्मूला आएगा या फिर हम फॉर्मूला को यहाँ पे ही लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ऊपर x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स की पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। बेस सबका सेम है तो क्या करेंगे, बेस सम ऑफ सेम होगा तो पावर ऐड कर देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू। सबने सबको मार दिया, कितना बचा, x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया 1, और यही प्रूव करना था। नाउ द क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए टू द पावर माइनस 1 डॉट बी टू द पावर माइनस 1 प्लस बी टू द पावर माइनस 1 सी टू द पावर माइनस 1 प्लस सी टू द पावर माइनस 1 डॉट ए टू द पावर माइनस 1 क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू प्रूव कर रहे हैं एबीसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को ध्यान में रखना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। ए की पावर माइनस 1 मैंने बताया था कि पावर अगर नेगेटिव होती है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको भी ले जाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा प्लस 1 अपॉन बी सी मिलेगा प्लस 1 अपॉन सी ए मिलेगा। नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे कितना एलसीएम आएगा, ए बी सी, यहाँ से ए बी से ए बी को डिवाइड करेंगे बचेगा सी, यहाँ पे बी सी को करेंगे बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा बी बचेगा। अब ये यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लेंगे, सबसे ऊपर मल्टीप्लाई इसका होगा 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी को हम c प्लस ए प्लस बी को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 3 प्लस 4 प्लस 5 करें या 4 प्लस 5 प्लस 3 करें सेम वैल्यू मिलती है, और ये ए बी सी ऊपर आ जाएगा, इसने इसको मार दिया 1 टाइम तो ए बी सी आंसर। ठीक,
नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि इफ 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 27 to the power n divided by 3 की power 3m into 2 to the power 3 equals to 1 by 27, prove that m minus n equals to 1। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, जो जनाब 9 बैठे हुए हैं तो 9 को क्या कर लेंगे हम लोग, 3 की पावर 2 की पावर n लिख लीजिए, यहाँ इंटू 3 की पावर 2 रहने दीजिए, इंटू 3 की पावर n लिख लेंगे। और जो जनाब 27 बैठे हुए हैं तो हमें पता होता है कि 3 की पावर 3 कितना होता है, यहाँ पे 27 होता है, इसीलिए n लिख लेंगे, डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई 3 की पावर 3। ठीक, अब यहाँ पे 3 की पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2m, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, इंटू 8 इक्वल्स टू, ऊपर पावर को ले जाएंगे, 3 की पावर जब डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे 3 की पावर 2n और 3 की पावर n दोनों केस में मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं, तो 3 की पावर 3n प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2n और 3 की पावर n मल्टीप्लाई में बैठे हुए हैं, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, इसको एज इट इज लिख दो, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3। तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, 3 की पावर 3n इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 कितना 9 माइनस का 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 3 की पावर 3m माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3 मिलेगा। यहाँ पे 3 की पावर n क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर n कॉमन ले लो, और 9 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3। 3 की पावर n, पावर देखो बेस दोनों का सेम है, पावर डिवाइड में है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ इंटू 8 ओवर 8 को मार दिया, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 की पावर 3n माइनस m इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 3। जब दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू ये वाली सेम है, इसका मतलब है कि इनकी पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 3n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1, सॉरी माइनस 3, तो 3 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, n माइनस m इक्वल्स टू माइनस 1। अब क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे हो जाएगा m माइनस m इक्वल्स टू 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव भी करना था। नाउ सॉल्व फॉर x द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे, रूल्स के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 की पावर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है और इधर 1 लिखा हुआ है, तो कंपेयर हम कब कर सकते हैं, जब दोनों का बेस यहाँ क्या होना चाहिए, सेम हो। तो क्या हम यहाँ बेस को सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया था कि जो फर्स्ट रूल ये कहता है कि किसी की भी पावर 0 हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हम उसी से क्या करेंगे, 7 की पावर 0 ले लेंगे, और 7 की पावर 0 लेंगे तो कितनी वैल्यू देगा हमें, 1 देगा। 7 की पावर 0 कितना दे देगा, 1 दे देगा। अब हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 3/2। बोथ साइड कंपेयर किया पावर्स का, तो x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस की 3/2 मिली। देखो अब यहाँ पे भी बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बेस को सेम बना लेते हैं। तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और x माइनस 3। और जैसा कि मैं लास्ट में बहुत देर से बताता आ रहा हूँ कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बेस सेम हो गया, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। x को उधर ले जाएंगे तो 2x माइनस x, और 6 को यहाँ लाएंगे तो 6 प्लस 1 7 इक्वल्स टू x। तो इट मीन्स दैट कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारे पास जब एक्सपोनेंट्स के साथ में प्लस माइनस भी आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सोचते हैं कि कोई इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 की पावर 2x है, 5 की पावर x है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2x मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ऐड में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो गई। 6.5 की पावर x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर x टू द पावर t, सॉरी 2 5 इक्वल्स टू 6.5 की पावर x माइनस 1। यहाँ पे 5 की पावर x को हमने t ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर 5t स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पे 6.t माइनस 1 5t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर कर लेंगे, जो कि क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करने से 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 6 आना चाहिए। तो 5 1 5 और 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो 5t स्क्वायर माइनस के 5t माइनस का t प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5t मैंने कॉमन ले लिया, t माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, t माइनस 1 बचेगा, यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉरी 5t माइनस 1 मिलेगा और t माइनस 1 मिलेगा। तो t की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 1/5। एक बार इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। t हमने क्या माना था, 5 की पावर x, तो यानी कि 5 की पावर x इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हम 1 मेरे पास है, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को इधर कर लेता हूँ। 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो कंपेयर करेंगे तो x की पावर x इक्वल्स टू 0 आ गया। और तो दूसरी कंडीशन कहती है 5 की पावर x इक्वल्स टू 1/5, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई। तो इसका मतलब कि x के दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, 0 और -1। बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग वहां से सीट डाउनलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।